and the curve passes through the point 3,2। मेरे पास एक कर्व है जिसका उसने मुझे dy/dx दिया हुआ है एंड द कर्व पासेस थ्रू 3,2। अब मुझे कर्व की इक्वेशन बनानी है तो मैं कर दूंगा इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा ये dx क्यों लिखा है? क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 3x² / 2 + 5x + c। ये आ जाएगी इंटीग्रेशन। अब मुझे अब निकालनी सब्स्टिट्यूट है, कर देंगे x हाँ, और y की वैल्यू c के लिए। प्लस c निकालने के लिए अब मैं 3 और 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 2 = 3 × 3² / 2 + 5 × 3 + c। यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी ये? 2 - 2 3 9 3 × 9/2 -15 -53/2। और मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन जाएगी? अच्छा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट तो लिखी नहीं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर रहे हैं हम। 3/2x² + 5x - 53/2। ये मेरे कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो आगे जी चलें। सर। अच्छा अब एरिया निकालना तो आता है ना, वो तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं होगी आई गेस, जो हम एएस में सर एरिया मुझे नहीं निकालते हैं। आता, मुझे नहीं अच्छा याद। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ये कौन था मुझे नहीं याद, ईमान या मनाल? मनाल। तुम दोनों को आता है? ईमान, अहमद? क्या आता है सर? वाओ। सॉरी वो एरिया बीच अंडर में द आवाज ब्रेक हो रही थी, सॉरी। एरिया अंडर द कर्व। पढ़ा था, आप थोड़ा सा पढ़ाएंगे याद आ जाएगा, मतलब पढ़ा आता पढ़ा था, तो आई सबने था। रिमेम्बर। अच्छा नहीं आता। हमें ये लास्ट में करवाया था, इसकी वजह से ना इसकी प्रॉपर क्लास नहीं हुई थी, हाँ वही फिर हमारे स्कूल्स साथ भी बंद हुआ हो था। गए थे। अच्छा देखो भाई, हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, हम अगर मुझे एरिया निकालना है, लेट्स से मुझे एरिया निकालना है यहाँ से 2 से 3 तक का, मुझे ये एरिया निकालना है। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं, लेट्स से मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरी कर्व है -x² + 5x का ये कर्व है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा इस कर्व को -x² + 5x। कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है? 2 से 3 तक का। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स ऑफ 2 and 3। ठीक है, अब जब भी मैं इंटीग्रेशन करके लिमिट्स लगाता हूँ ना, तो हमारे पास जो एरिया आता है वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का आता है, एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया नहीं आता। हम जब भी लिमिट्स लगाते हैं वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आता है हमारे पास। तो जब मैं इस पे लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -x³ + 5x² और मुझे लिमिट्स लगानी है 3 and 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 3 की वैल्यू डाल दूंगा पहले, -3³ + 5 3² 2। एक सवाल किसी ने भी नहीं पूछा यहाँ पे, मैंने एक चीज नहीं करी जो मैंने अभी अभी बात बोली, जो मैंने अभी इतनी लंबी आपने वो डिस्कशन करी थी। हाँ कांस्टेंट नहीं लगाया, हाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर लिमिट्स डेफिनेट दी हुई हैं। क्योंकि लिमिट्स हैं हमारे पास। हाँ, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट नहीं लगाते, और वो क्यों नहीं लगाते उसका भी रीजन है। बताओ क्या रीजन है? लॉजिकली तो समझ आना नहीं आई। चाहिए, लॉजिकली तो आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है, वही काम हो रहा है, प्लस सी उसमें आ रहा है, इसमें भी आना चाहिए। वाई इंटरसेप्ट नहीं है। चलो हम लगा लेते हैं, ठीक है, हम लगा लेते हैं प्लस सी। ये आ जाएगा, हमने 3 की लिमिट लगाई, ये आ गया। अब 2 की लिमिट लगाएंगे। सर अगर हम +c लगा दे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे?
सुनो तो, प्लस सी हमारे लगा पास दिया। कौन सा दो हैं, अरे दो वैल्यूज सुनो हैं। तो करार, सुनो ना, बता रहा हूँ, अच्छा वही बता रहा हूँ। ये 3 की लिमिट लगा दी, -2 की लिमिट होगी, सी दोनों कैंसिल हो लिमिट्स जाएंगे। माइनस होती है ना आपस में, सही है, यही होगा। सही है। ये जी प्लस सी और ये माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? जी हो जाएंगे। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं, जब हम लिमिट्स लगा रहे होते हैं, तो प्लस सी आ रहा होता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम लिखते ही नहीं है। ओके सही है, सर, अब डज इट समझ आया? मैटर आप पहले अपर लिमिट लिखें या लोअर लिमिट लिखें, लाइक डज दैट हाँ, मैटर? इट ओके मैटर्स, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ ओके जाएगा अगर लिमिट्स उल्टी कर देंगे तो। वही चीज अभी डिस्कस करनी है, इसका एक कॉन्सेप्ट है पूरा, कि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को कब उल्टा कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। अगर ये तो सिंपल सा था, एक ही कर्व था, उसके बीच का हमने कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल दिया। अगर मुझे निकालना होगा एरिया ये चीज का, तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पूरे एरिया अंडर द कर्व में सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो भी चीज ऊपर है माइनस, यानी इंटीग्रेशन जो भी चीज ऊपर है माइनस इंटीग्रेशन जो भी चीज नीचे है। जो भी कर्व ऊपर है माइनस जो भी कर्व नीचे है उसकी इंटीग्रेशन, हमारे पास एरिया बिटवीन द कर्व्स आ जाएगा। अब मैं अगर इस शेडेड रीजन की बात करूं, तो इस शेडेड रीजन के ऊपर कौन सा वाला कर्व आ रहा है? ये कर्व आ रहा है या लाइन आ रही है? इंटीग्रेशन के ऊपर क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है या लाइन आ रहा है? पहले क्या चीज आ रही है? ये कर्व आ रहा है। कर्व आ रहा है, तो मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा कर्व को, उसमें से माइनस कर दूंगा इंटीग्रेशन लाइन की, मेरे पास बीच का रीजन आ जाएगा। लिमिट्स दोनों पे सेम अप्लाई होंगी, जो भी होगा ए और बी। ठीक है, पहले मैं ए और बी की लिमिट्स लगा के कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद ए और बी की लिमिट्स लगा के लाइन को इंटीग्रेट करूंगा। ये हो क्यों रहा है ये भी सुन लो। जब मैं कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास पूरा कर्व और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया आ रहा है, ये रेड वाला। जी जब मैं लाइन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास लाइन और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया आ रहा है, ब्लू वाला। जी अगर मैं इस रेड वाले एरिया में से, पूरे एरिया में से अगर ब्लू वाला माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये ब्लैक वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। जी सर। तो जब भी दो चीजों के बीच में एरिया दिया हुआ है, ये देख लो कि कौन सी कर्व ऊपर है कौन सा नीचे है शेडेड के, तो हम हमेशा जो भी ऊपर होगा उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। दूसरी एग्जांपल देखो, ये है मेरे पास। अब इस शेडेड रीजन के ऊपर क्या है? लाइन है। लाइन है, तो पहले इंटीग्रेट होगी लाइन माइनस फिर इंटीग्रेट होगा कर्व, आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन का। सर ऐसा हो सकता है कि हमें उन्होंने वो लिमिट्स ना दी हो, फिर क्या करना है? सही है, मुझे कर्व की इक्वेशन भी पता होगी, मुझे लाइन की इक्वेशन भी पता होगी, राइट? हाँ तो ठीक है, उसको फिर दोनों को कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ये हाँ इंटरसेक्टिंग ठीक है, पॉइंट्स आ जाएंगे। सही है। सही है। अच्छा, अब अगर हमारे पास यहाँ पे हमने जितने भी केसेस डिस्कस करे सबको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर करा था, ठीक है ना? अब अगर मुझे एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया निकालना हो, तब क्या करेंगे? काम सारा वही होगा, सिर्फ ये होगा कि लिमिट्स में, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता कर्व तो मैं लिमिट्स क्या लगाता? छोटी लिमिट नीचे, बड़ी लिमिट ऊपर, राइट? जी जब अबव एक्स एक्सिस पे वर्किंग हो रही होगी, जब बिलो एक्स एक्सिस वर्किंग हो रही होगी, तब हम क्या करेंगे? हम अपनी लिमिट्स को रिवर्स कर देंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट्स उल्टी कर देंगे जब एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होगा। बात समझ आई? जी
अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसकी लॉजिक बताऊं, वरना आगे चलते हैं। सर बताएं। देखो मैंने क्या बात बोली कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो चीज ऊपर होती है उसकी इंटीग्रेशन माइनस जो चीज नीचे होती है उसकी इंटीग्रेशन, राइट? यही बोली है मैंने बात। अगर मुझे रिपीट कर सकते हैं क्या बोला था? जो भी शेडेड रीजन के ऊपर चीज होती है उसकी इंटीग्रेशन माइनस जो नीचे होती है उसकी इंटीग्रेशन, लाइन माइनस कर्व या कर्व जी माइनस लाइन। मुझे अगर एरिया निकालना है ये सिर्फ एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का, मुझे बात बताओ इस शेडेड रीजन के ऊपर क्या है? कर्व है। कर्व है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कर्व माइनस शेडेड रीजन के नीचे क्या है? एक्स एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 0. y इक्वल टू 0, यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 होना चाहिए। यस और नो? बात समझ आ sir. रही है? तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 नहीं करो या भाई देखो ऊपर क्या है, कर्व के ऊपर क्या, शेडेड रीजन के ऊपर क्या है, कर्व आ रहा है पहले, उसके बाद देखो किन दो चीजों के बीच में शेडेड रीजन है, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में। कर्व के कर्व ऊपर है, एक्स एक्सिस नीचे है, तो कर्व माइनस एक्स एक्सिस, ठीक सही है। है? अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी 0 और माइनस 0 करो तो कोई मसला नहीं है, इसलिए हम ये चीज लिखते ही नहीं है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं कर्व को। लेकिन जब ये एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, अब मुझे बात बताओ कि अब ये शेडेड रीजन एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में तो है, लेकिन इस शेडेड रीजन के ऊपर क्या है? अब पहले क्या आ रहा है? एक्सिस पहले एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी अब होगी पहले एक्स एक्सिस की इंटीग्रेशन। हाँ सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 होती? 0 सी कुछ है ही होती नहीं है, ना, 0 फिर इंटीग्रेशन सी ऑफ है 0 guess। विल बी 0 ऑब्वियसली। सर सी नहीं होगा? सर सी भी आएगा साथ। भाई एक्स एक्सिस है ना, कोई कांस्टेंट है ही नहीं, हमें पता है एक्स एक्सिस की इंटीग्रेशन 0, यहाँ एक्स एक्सिस की इंटीग्रेशन हो रही है, y इक्वल्स टू 0 है, ये है ही 0, इसकी इंटीग्रेशन 0 ही होगी ना ऑब्वियसली। इस ये अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को पूछूं तो ये क्या है, इसकी इंटीग्रेशन 0 ही होगी ना, कांस्टेंट कैसा आ सकता है कोई? कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं ना, 0 ही है ना, हमें पता है वो 0 है। ठीक है। सही है? तो अब यहाँ पे पहले आ रहा है एक्स एक्सिस यानी 0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, सही है? अब जी यहाँ पे 0 अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, और लिमिट्स है मेरे पास ए बी। एक्स एक्सिस के ऊपर था तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा था, एक्स एक्सिस के नीचे है तो यहाँ बाहर माइनस आ रहा है, तो बाहर माइनस आने का मतलब है कि हमें लिमिट्स, अगर दो तरीके होते हैं, या तो बाहर माइनस लिखो या लिमिट्स को रिवर्स कर दो, दोनों से हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। बाहर माइनस आ रहा है इसलिए बाहर का माइनस हटाने के लिए हम ये लिमिट्स रिवर्स करें। बात समझ आई? जी सर, अगर वॉल्यूम हो फिर? वॉल्यूम की तो अलग है ना, वॉल्यूम के लिए तो हम पाई वाई स्क्वायर करते हैं ना, वॉल्यूम के लिए तो स्क्वायर हो जाता है, इसलिए हम लिमिट्स उसमें नहीं करते, क्योंकि वो स्क्वायरिंग हो रही है, तो इसलिए वो माइनस वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ओके एक्स एक्सिस के नीचे हो या ऊपर हो, वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लॉजिक से मैंने समझाई है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, एक्स एक्सिस के नीचे अगर एरिया होगा तो लिमिट्स उल्टी कर देंगे, वरना नॉर्मल सॉल्व करेंगे। सही है? सही है।
अच्छा अब सर जो आपने मेन, टेस्ट भी डिस्कस करने थे, हाँ आप कह हाँ रहे थे। हाँ 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 हाँ, और याद दिला दिया, पहले वो जल्दी से कर लेते हैं। सर यार अहमद तुमने टेस्ट दिया नहीं, तुमने बोला था। सॉरी सर। सर हाँ, सर एक बात अभी तक समझ नहीं आई। क्या नहीं आई बोलो। सर वो इंटीग्रल वाली, इंटीग्रल वाली क्या? सर वो जीरो का इंटीग्रल सी नहीं होगा? यार जीरो का इंटीग्रल सी क्यों होगा? किस उसमें तुम बोल रहे हो जीरो का इंटीग्रल सी? सर वो अगर कोई भी कांस्टेंट ही हम है ना, कांस्टेंट, देखो हाँ अगर हम किसी कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट का को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सी लिखते हैं सही ना, है, तो उसका वो वही है लिखते ना, हैं, जीरो डेफिनेट लेते हैं ना। इंटीग्रल है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है ना। लिमिट्स पता है तुम्हें? तुम्हें एक्स एक्सिस इंटीग्रेट करना है लिमिट्स के साथ, समझो ना। देखो वही चीज हो रही है ना, तुम लिमिट्स पता है तुम्हें, डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी क्यों आएगा? तुम एक्स एक्सिस को इंटीग्रेट कर रहे हो विद इन द लिमिट्स ना, ए और बी की लिमिट्स में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अगर इसका सी तुम लिख भी रहे हो तो वो वैसे ही जीरो हो जाएगा, सी माइनस सी, खत्म। सही है सर, समझ आ ठीक गया। है, विद इन द लिमिट्स इंटीग्रेट, पूरे एक्स एक्सिस को थोड़ी इंटीग्रेट कर रहे हो, विद इन दीज लिमिट्स कर रहे हो ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, वही रीजन है कि सी कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, अब आया समझ? सही है सर। जी सर, समझ आ गया। अच्छा मनाल, तुम्हारा पहला क्वेश्चन सही है। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या करा है, ये काट क्यों दिया? सही तो कर ही दी, उसके बाद ये लिखा हुआ क्या है समझ नहीं आया मुझे। कि वो इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये पहली एक वैल्यू तो सही आई है, दूसरी गलत है। सर वो पहली आई थी, दूसरी में ही मुझे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उसको कैसे ग्राफ के साथ कैसे करना है। ग्राफ्स के साथ क्यों? क्वाड्रेंट्स देखो ना, ग्राफ कहाँ जा रही हो, वो क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स देखो। के साथ कैसे करना है भाई कॉस वो नहीं मुझे नेगेटिव, समझ आती। भाई कॉस है ना, कॉस, इसको यूं देख लो यार। देखो अगर जीरो और उसकी बात हो ना, अगर कोई नंबर हो तब तो हम क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं कि कॉस पॉजिटिव वगैरह का है। यहाँ पे क्या है, जीरो है, राइट। मुझे जी एक बात बताओ, कॉस का ग्राफ जीरो कहाँ कहाँ होता है? पाई अपॉन टू 0। एंड 3 पाई अपॉन 2, है ना। 90 और 270 पे होता है ना। जी जी। तो 2t की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? पाई अपॉन 2 एंड 3 पाई अपॉन 2। तो t की वैल्यूज आ जाएंगी पाई अपॉन 4 एंड 3 पाई अपॉन 4। सही है। सही है। उसके बाद ये ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बाइनोमियल क्यों नहीं किया? सर टाइम की वजह से नहीं किया था, वो पूरा नहीं हुआ था, उसमें वो रह गया था, वो मैंने एंड करने के लिए छोड़ा था इसलिए। ठीक है। हम्म, हाँ ये प्लस माइनस की तुमने कोई गलती करी है, पता नहीं, फजूल सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर एक चीज हम कर चुके हैं, उसको नीचे दोबारा क्यों किया तुमने? ऊपर इक्वेशन बना सर ली है कहाँ? ना, y² - y - 1 ऊपर इक्वेशन बन गई है, तो नीचे दोबारा इक्वेशन क्यों बनाई है u के साथ? सर सब्स्टिट्यूट किया था। हाँ तो ऊपर इक्वेशन इसी तरह तो बनाई थी हमने, y हमने 2x को सब्स्टिट्यूट किया y से और हमने इक्वेशन बना दी y² में। तो नीचे फिर तुमने उसी को सब्स्टिट्यूट किया u से और u में इक्वेशन बनाई, तो वर्किंग फिर हम एक्स्ट्रा करी अगर तुमने। तो फिर हम उससे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। हमें इसने निकलवाई इसीलिए थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ अच्छा। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं। देखो ऊपर उसने हमसे इस वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज करवा दिया, जी। तो यही वर्किंग तुमने दोबारा दूसरे वेरिएबल के साथ कर दी। अच्छा।
इसी इक्वेशन को उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाया था ताकि हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व कर सकें। तुमने इसको दूसरे मतलब वेरिएबल के साथ दोबारा बना दिया। ओके सही है। अम्म, सही है, बाकी सब सही है। ठीक है सर, स्कूल वाले में ज्यादातर ना वेक्टर्स था, कॉम्प्लेक्स वगैरह था, इसकी वजह से वो मैं देखकर ही कंफ्यूज हो गई थी। जो आता था वो भी उन्होंने उसमें सब कुछ वो इंटरलिंक था, जिसकी वजह से वो सही से हुआ ही नहीं था। हाँ चलो वो कोई बात नहीं। 2016 का पेपर था आई गेस। तो पूरा सिलेबस दिया था। पूरा था। मनाल ओ सॉरी ईमान पहला सही, और पार्शियल फ्रैक्शन सही है, फिर इसकी बाइनोमियल भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। इसमें यहाँ की वैल्यूज नहीं निकाली तुमने इससे, सिर्फ दूसरे सर वाले से ईमान निकाली है ऐड नहीं है बाकी अभी। से। हाँ ईमान अभी कॉल में नहीं है। नहीं है, कहाँ गई थी? नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा अब हमने जो है वो अगर हम डिफरेंशिएशन की रिवर्सल करते हैं इंटीग्रेशन, तो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन साइन एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होती है। सर कॉस एक्स। सॉरी कॉस एक्स की माइनस नहीं। हाँ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है। हाँ सही है। तो अगर कॉस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस। देखो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? साइन एक्स। साइन ई की पावर में अगर कोई चीज लिखी हुई थी तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे? डिफरेंशिएशन बाहर आती है एक्स। और फंक्शन सेम आता है। इंटीग्रेशन क्या होगी? फंक्शन एज इट इज आएगा और डिवाइड हो जाएगी वो फंक्शन डिवाइड की हो डिफरेंस। जाएगा। सही है। अच्छा और एलएन की बात है। हम्म, और क्या था? हाँ टेन एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थी, तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टेन एक्स। टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, वो डिफरेंट चीज है। अच्छा और क्या था? और कुछ है फंक्शन? ठीक है। सर एलन की क्या? हाँ आएगी, वो अलग चीज है, वो डिफरेंट टॉपिक है, वो उसमें चीज डिस्कस होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी, याद है? टेन इनवर्स एक्स नहीं। की डिफरेंशिएशन याद है? भूल गए? इतना सुकून से नहीं। मैंने कराया था ये। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो 10 के लिए हम लोग एक अलग सेशन में इसको कराएंगे, इसको छोड़ो।
अच्छा ये तो हो गई बेसिक की बात है। अच्छा अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है मुझे इंटीग्रेट करना है। अच्छा पहले तो ये बताओ ln के साथ कोई फंक्शन लिखा हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बोलो। हेलो। सर ओवर 1 हो जाएगा। फंक्शन की डिफरेंशिएशन ऊपर आती है और फंक्शन नीचे आता है। भूल गई हो जी सब यार। दोनों अहमद तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? सर वो यार ये थोड़ी चीजें भूलने की होती है, डिफरेंशिएशन को टॉपिक थोड़ी है भूलने वाला।